अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारे गूगल एड्स बिगिनर्स कोर्स की क्लास नंबर 9 है। आपका ऐड किसको नज़र आना चाहिए? वो कैसे नज़र आएगा? वो कौन से लोग होंगे जो कि आपका ऐड देख रहे होंगे? ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है गूगल एड्स ऑडियंस सेगमेंटेशन। ऑडियंस सेगमेंटेशन ये है कि आप सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन से लोग हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी एज क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका लाइफ स्टेज साइकिल में वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो गाइज इन सारी चीज़ों को जब आप केटर करते हैं तो ये ऑडियंस सेगमेंटेशन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप सादे अल्फाज में बात करें तो आप ये कहें कि जी मैं ये ऐड कर रहा हूँ और इनको ये लोग देखेंगे। तो भी आपने जो कहा कि ये लोग देखेंगे, ये बेसिकली डिफाइन की करता है कि आपकी ऑडियंस सेगमेंटेशन क्या है। आप नॉर्मली इतनी सारी मेहनत करते क्यों हैं, अपनी कैंपेन क्यों लगा रहे हैं, अपने पैसे बूस्टिंग के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं ताकि आपका ऐड लोग देखें। अब जब आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो यही तो आपकी ऑडियंस सेगमेंटेशन है। इसको मैंने कोशिश ये की है कि गाइस ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आप हर कैंपेन पे कंफ्यूज ना हो कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। एक दफ़ा जब आपकी ऑडियंस डिफाइन हो जाती है, आपका बिजनेस डिफाइन कर लेता है या आपकी पिछली जितनी भी पास्ट की एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, दे हेल्प यू डिफाइन योर ऑडियंस। तो फिर उसके ऊपर आपका काम चलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी कैंपेन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये कैसे चीज़ की जाती है, इसकी क्या ऑप्शंस होती हैं, इसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। जी, देखें सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक लोकेशन की सेटिंग करने के बाद। सॉरी, ये नीचे लैंग्वेजेस आ जाता है। अब ये कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लैंग्वेजेस में आप वो लैंग्वेजेस एंटर कर देंगे जो आपकी ऑडियंस की हो सकती है। नॉर्मली इंग्लिश होती है, उर्दू भी आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑडियंस एंड नीच। ठीक है। अब आप इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है गाइस, दैट इज ऑडियंस सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट्स बेसिकली ये होता है कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट है या आपकी जो कैंपेन है या आपका जो एड अकाउंट है इवन, वो कैसे रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑडियंस सेट्स के अकॉर्डिंगली और उनके ऊपर कैसे काम करता है। ठीक है। अब देखा जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट सर्च में वाली चीज़ एक नज़र आ रही होगी। ठीक है। जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, और एम्प्टी इस वजह से है क्योंकि एड अकाउंट नया है। जब इससे हम कुछ कैंपेन्स रन कर लेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऑडियंस बनी बनाई नज़र आने लग जाएंगी। जैसे जैसे अकाउंट में अकाउंट आपका हेल्दी होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, ऑडियंस जो आप यूज़ करते चले जाएंगे वो यहाँ पे एनलिस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है ब्राउज की। व्हेन आई क्लिक ऑन टू ब्राउज, अब ये बेसिकली मुझसे बात करने लग जाता है कि मैं आपकी ऑडियंस कैसे बनाऊं, आपका एड सेट कैसा बनेगा, आपकी ऑडियंस क्या होगी, किसके साथ मैंने आपके ऐड को दिखाना है, किसके साथ नहीं दिखाना। तो बेसिकली ये वो चीज़ें, अब वो आपसे आपके ऑडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, हु दे आर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको मैंने आपका अकाउंट दिखाना है, या मैंने आपके कैंपेन दिखानी है, या आपकी एडवर्टीजमेंट मुझे दिखानी है। ठीक है। तो अब आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों में से मुझे सिलेक्ट करके बताओ कि वो कौन लोग हैं। ठीक है। पेरेंटल स्टेटस उनका क्या होना चाहिए। पेरेंटल स्टेटस पे ये ड्रॉप डाउन पे जो मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें मुझे ऑप्शन दे देता है पेरेंट्स। ठीक है। अब पेरेंट्स को मुझे आगे फर्दर कैटेगरी वो दे रहा है। ठीक है, कि पेरेंटल स्टेटस में ऑफ कोर्स पेरेंट्स हो गए, लेकिन पेरेंट्स किनके पेरेंट्स हो गए? पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, 0 to 1, ये बहुत छोटे बच्चों के। फिर टॉडलर आ जाते हैं, 3 साल तक के बच्चे। अगर आप बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए कोई कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, या कोई आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो आपने यहाँ से एज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। ठीक है, कि किन पेरेंट्स को मैं टारगेट करूँ जिनकी एज 1 to 3 है। अभी आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्ट किस एज के बच्चे को सूट करती है, तो आप उसके पेरेंट्स को टारगेट कर लोगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंट एज ग्रुप नजर आएगा। ठीक है, 4 to 5 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 17 ईयर्स, मतलब आपको एडल्ट एज तक जाने के डिफरेंट इसने सेगमेंट्स दे दिए। ठीक है। तो चलिए, आपको जो भी सूट कर रहा होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। पेरेंटल स्टेटस आपने यहाँ से मैच कर लिया। उसके बाद वो आपसे बात कर रहे हैं मैरिटल स्टेटस। ठीक है। मैरिटल स्टेटस में अब आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, आप सिंगल को भी कर रहे हो या इन अ रिलेशनशिप को कर रहे हो। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, या आप वेडिंग फोटोग्राफर है, या आप वेडिंग वेन्यू जो है वो सेल आउट करते हैं, तो आप इन रिलेशनशिप वाले लोगों को टारगेट करोगे जो कि आने वाले टाइम में या उसी साल में जो है वो अपने मैरिज को प्लान कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, आप इस तरह के हनीमून पैकेजेस ऑफर कर रहे हो, तो आप इस तरह के लोगों को खुद डिसाइड करोगे। ठीक है। सिंगल हो गए, इन अ रिलेशनशिप हो गए, सिंगल उसमें काम की नहीं होगी आपकी ऑडियंस, आप इन अ रिलेशनशिप वाले को टारगेट कर सकोगे, या न्यूली मैरिड कपल को आप टारगेट कर सकते हो जो कि हनीमून जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन क्या होनी चाहिए उन लोगों की। ठीक है, जो कि आपसे पूछ रहे हु दे आर, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, करंट
करंट कॉलेज स्टूडेंट जो इस वक्त कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वक्त कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन उनकी क्या है, ठीक है, यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स हैं, एडवांस डिग्री है, क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आप उनका जो एक हाउस स्टेटस जानना चाह रहे हो, ठीक है, होम ओनरशिप स्टेटस क्या है, वो उनका अपना एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं या उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप एक रेंटल का बिजनेस करते हो तो आप ऑफ कोर्स रेंटर्स को ही अपनी प्रोडक्ट्स दिखाओगे ना। अगर आप होम सेल परचेज का काम करते हो तो आप होम ओनर्स को या इवन कुछ पोर्शन ऑफ रेंटर्स को भी अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहोगे। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की भी आगे वो आपको कैटेगरी दे रहा है कि वो एम्प्लॉई हो, कहीं पे जॉब करते हो, बिजनेस पर्सनल ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कंपनी साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह की कंपनी में वो जॉब करते हो, क्या वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या मीडियम साइज में है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी पॉकेट बंदे की ज़्यादा होगी, आपको आसानी हो जाएगी अपने प्रोडक्ट को टैग करने में, उसको सेल करने में। रियलिस्टिक टारगेटिंग आप करेंगे बड़े ध्यान के साथ सारी ऑप्शंस को पिक एंड चूज करने के बाद। ओके गाइज, उसके बाद आप इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर मैं इंडस्ट्री के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लेके जाता हूँ, तो मुझे देखें कि वो किस तरह की इंडस्ट्री में आपकी ऑडियंस काम करती है, ठीक है। वो जॉब तो करती है, क्या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करती है, एजुकेशन में करती है, हेल्थ केयर में करती है, हॉस्पिटैलिटी में। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी टारगेटिंग कितनी बेहतरीन हो सकती है। जितने क्रिएटिवली आप खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, आप उतनी ऑडियंस सेगमेंट अच्छा बना लोगे। और बिलीव मी गाइज, एक होता है कीवर्ड और दूसरा होता है आपका ये ऑडियंस सेगमेंट। ये जितने आप प्रैक्टिस करोगे, इसको जितना ध्यान से समझोगे, आप मुझे बता सकते हैं, आपको अगर इसके ऊपर मजीद लेक्चर्स चाहिए मैं वो भी प्रिपेयर करूंगा। तो इन दो चीज़ों को आप जितना ग्रिप इन करोगे, आपके गूगल एड्स के उतनी ही ज़्यादा स्किल डेवलप हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा ये सारी कैंपेन्स रन करने में, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आपको वो ऑडियंस बनाना शुरू करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा। अभी तो उसने एक चीज़ आपसे डिस्कस की है, हु दे आर। उसके बाद कहता है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, ठीक है। अब ये अगर आपने मेटा एड्स में काम किया है, ठीक है, अगर आपने फेसबुक एड्स पे काम किया है तो आपको वो इंटरेस्ट बेसिकली टारगेट करता था। यहाँ पे एफिनिटी उसी इंटरेस्ट को कहते हैं कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट बैंकिंग में है, ब्यूटी में है, फूड में है, कहाँ है। अगर बैंकिंग में है तो फर्दर बैंकिंग को उसने कैसे किया हुआ है, ठीक है। एक एविड की बात करता है, दूसरा ऑनलाइन की बात करता है। इसी तरीके से ब्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो, सॉरी ब्यूटी सिलेक्ट हो गया, ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो अगर बाहर, हाँ ये भी एक चले एक अच्छा फीचर हो गया कि अगर मैं बाहर सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूँ तो इनमें से हो सकता है मुझे एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ब्यूटी को मैं फर्स्ट वाले को कर लूँगी, फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स, ठीक है। अब ये जैसी आपकी प्रोडक्ट होगी आप उसको उस तरह से देखोगे। होम एंड गार्डन में अगर आ जाएँ तो आपको बता देगा कि आप खुद मैनेज कर रहे हैं या आपने किसी को हायर किया हुआ है, या ठीक है आप खुद ही फ्रीलांसिंग में इसको मैनेज कर रहे हो। लाइफस्टाइल, हॉबीज़ क्या आ गई उनकी, ठीक है। आप हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में जाके प्रैक्टिस करो गाइस। दिस इज़ नॉट ओवरनाइट सॉल्यूशन, ये आपको एक रात में पूरा गूगल एड्स नहीं आ जाएगा। अब आप इसकी डिटेल को चेक कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें, यहाँ से देखें समझें कि कैसे कौन सी चीज़ रेजोनेट कर रही है आपके ऐड के साथ। मीडिया, एंटरटेनमेंट, पूरी की पूरी यार लिस्ट आ गई है, ठीक है। इतनी ऑप्शन है गाइस कि आपका ऐड खराब होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, बैक कर दूँ, तो अब मुझसे वो दोबारा क्या पूछ रहा है, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, एफिनिटीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, कि आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जो कि अभी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग अभी आपकी प्रोडक्ट के बारे में प्लान कर रहे हैं, आप उनको भी चीज़ों को उस तरीके से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अपैरल एंड एक्सेसरीज, उसके अंदर चले जाएं, आप देखें कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाती हैं, ठीक है। इतना वास्ट गूगल ने रिसर्च और इतना मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है गूगल कि ज़बरदस्त एड कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। गाइस ये देखें, ये छोटी सेटिंग्स नहीं है, ये बहुत बड़ी सेटिंग्स हैं। ये आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा। एक एक सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास जितनी एड कैंपेन्स आएंगी, आप जितने प्रैक्टिकली एड्स को रन करोगे, आप उतने ही एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए कामयाबी के साथ आगे जा सकते हो, ठीक है। योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, आप यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ, एक कंबाइंड सेगमेंट भी आप जोड़ सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है गाइस। ये तो हो गए आपके वो अवेलेबल ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। सर्च में आप जो यूज करोगे सर्च में आ जाएगा, ब्राउज में अभी आपने देख लिया कि आप कैसे इन चीज़ों को आपस में लेके चलोगे। उसके बाद गाइज व्हाट इफ के
आपके पास कुछ और डेटा पड़ा है, ठीक है? आपके किसी पुराने ऐड अकाउंट आप गए हो, ठीक है? आपने किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉइन किया है और आपसे पहले जो टीम काम करती थी या कोई और अकाउंट आपने जाकर डेटाबेस में देखा, आपने अपने लैपटॉप में जाके देखा, आपको कुछ डेटा मिल गया। कुछ लोगों की ईमेल्स मिल गई, कुछ लोगों के व्हाट्सएप नंबर्स मिल गए आपको, कुछ एक डेटाबेस मेंटेन हुआ हुआ मिल गया, कुछ सब्सक्राइबर्स आपको मिल गए, कुछ साइन अप्स आपको मिल गए। तो आप बेसिकली क्या करें, आप उन लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हो कि कौन-कौन मेरा ऐड देखे। अब ये देखें, ये कस्टमाइज़ेशन की तरफ हम जाने लगे हैं। बड़े ध्यान से आपने यहाँ पे अपने आपको जो है वो समझने के लिए तैयार रखना है कि न्यू सेगमेंट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, नया मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो रहा है, ठीक है? और देखिए कि क्या ज़बरदस्त चीज़ आपको ऑफ़र करता है। देखिए, वो आपसे कह रहा है कस्टमर लिस्ट अपलोड कर दो। ऐसे कस्टमर लिस्ट जो आपके पास पहले से लैपटॉप में मौजूद है, या आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आपके पास एक रिकॉर्ड आ रहा है, आप न्यू बिज़नेस में नहीं है, आप पुराने बिज़नेस में, कोई कस्टमर लिस्ट है आपके पास, ठीक है? सीएसवी फॉर्मेट में या एक्सेल के फॉर्मेट में, आप उस कस्टमर लिस्ट को अपलोड कर दो, ठीक है? तो वो उस तरह के लोगों को दिखाने लग जाएगा आपका ऐड, कितना स्पेसिफिक हो जाएगा। आप देखिए, ऐसी लिस्ट निकालें जिन लोगों ने आपसे प्रीवियस ईयर में या कुछ टाइम पहले आपसे शॉपिंग की है, आप उनको कोई डिस्काउंट ऑफ़र करके ये लिस्ट अपलोड कर दें, तो उन्हीं लोगों को आपका ऐड चला जाएगा, जिसको आप ऐड करना दिखाना चाह रहे हो और डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हो। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, एक डिस्काउंट का ऐड बनाओगे और सबको दिखा दोगे। हो सकता है कुछ लोग वो डिस्काउंट अफ़ोर्ड कर नहीं करना चाहते, या वो अवेल नहीं करना चाहते, या वो डिज़र्व नहीं करते। तो डिस्काउंट आप उसको दें जो कि डिज़र्व करता है, जो आपका पहले प्रीवियस ईयर में आपका क्लाइंट रह चुका है, आपका कस्टमर रह चुका है। तो गाइस, अगर मैं कस्टमर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कनेक्ट अ न्यू डेटा सोर्स, अपलोड अ फाइल मैनुअली, स्किप दिस स्टेप। ठीक है, तो चलिए, स्किप तो हमने करना नहीं है, हम यहाँ से जाके अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे, ठीक है? और नया डेटा सोर्स, यानी कि आपके पास कोई दूसरी शीट से, कोई दूसरे ऐड अकाउंट से, कोई दूसरा सीआरएम कनेक्टेड है आपके डेटा के साथ, तो आप उसको भी यहाँ से ट्रिगर करवा के आप यहाँ पे फेच कर सकते हो डेटा, ठीक है गाइस? तो ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, ठीक है? दोबारा मैं जाता हूँ, तो एक ईमेल लिस्ट के अलावा, सॉरी, या कस्टमर लिस्ट के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या थी? लीड फॉर्म सेगमेंट। ऐसे लोग जो आपके साथ लीड फॉर्म फिल करते रहे हैं, ठीक है? देखें, समझें इस बात को, आप आज फर्स्ट कैंपेन लगा रहे हैं ना, हर वक्त तो फर्स्ट कैंपेन नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे कैंपेन्स लगाएंगे, आपका डेटा हैंडसम होता चला जाएगा, रियलिस्टिक होता चला जाएगा, और सारी गेम ही डेटा की होती है। जितने अच्छे तरीके से आप अपने डेटा को समझोगे, अपने डेटा को आगे लेके जाओगे, आपको उतनी आसानी होगी। तो उन फॉर्म्स को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, तो गाइस ये देखिए, मुझसे पूछने लग जाता है कि उस फॉर्म की मुझे डिटेल दे दो। जितने भी लीड फॉर्म्स होंगे वो यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे एनलिस्ट होंगे, फिर आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। और आपने एक काम ये लाजमी करना है गाइस, कि जब भी आप लीड जनरेशन कैंपेन लगाएं, तो हर दफ़ा फॉर्म का नाम चेंज रखें, डिफरेंट रखें, यूनिक रखें, ताकि यहाँ से आपके पास जब वो लिस्ट बनेगी तो आपको पता हो कि किस लीड फॉर्म में मैंने क्या चीज़ जो है वो पिच की थी, किस काम की लीड्स हैं, ये किस चीज़ की या किस प्रोडक्ट की लीड्स हैं, ताकि आप लीड फॉर्म की बेस पे उस चीज़ को आप सेपरेट करो और यहाँ से जाके उसको अपलोड कर दो। अगेन मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि क्या आती है गाइस। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, आपने नाम सुना होगा, इसके ऊपर भी मैं एक प्ले लिस्ट जो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकेंगे। तो गूगल एनालिटिक्स में पूरे के पूरा यूज़र बिहेवियर आता है, यूज़र जर्नी आता है, लोगों का पूरा बिहेवियर ट्रैक होता है कि कौन आया, कहाँ से है, किस पेज पे सबसे ज़्यादा लैंड किया है, किस पेज पे उसने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है। आप इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के बाद गूगल एनालिटिक्स में गोल्स क्रिएट करोगे और उन गोल्स को यहाँ पे फेच कर लोगे, ठीक है? ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, ये भी सब कुछ पॉसिबल है। ये कैसे होगा, ये मैं ही आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं ही सिखाऊंगा, और मैं ही आपको इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी दूंगा। तो गाइज, ये तो वो चीज़ें जो कि अवेलेबल सेगमेंट टाइप्स हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है लेकिन ऑडियंस सेगमेंट में आ सकती हैं। अब वो क्या कह रहा है आपसे बात, निचली 3 ऑप्शन देखें, बड़े गौर से समझने की चीज़ आ गई है। यूट्यूब यूज़र्स, वो लोग जिन्होंने आपके यूट्यूब एड्स को देखा है, आप उनको कैसे टारगेट करोगे? वो लोग जो आपके साथ, अगर आप किसी मोबाइल ऐप के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने आपके ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से वो लोग जो आपकी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहते हैं, इन 3-4 किस्म के लोगों के पास मज़ीद एक ऑप्शन आ जाती है कि आप उनको भी टैप कर सको, आप उनको भी टारगेट कर सको। लेकिन वो कहाँ पे जाके होंगे? वो ऑडियंस मैनेजर में होंगे। तो गाइस, जब मैं ऑडियंस मैनेजर पे जाता हूँ, तो आप देखिएगा मुझे ये 6 की 6 ऑप्शंस, ये एटलीस्ट ये 3 ऑप्शन तो मुझे ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद फ़ौरन से मिल जाएगी। मैंने क्लिक किया अपने ऑडियंस मैनेजर के ऊपर, ठीक है? ऑडियंस मैनेजर के ऊपर जाने के बाद ये देखिए, मुझे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जब मैं इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गाइज़ ये देखें, मुझे वही ऑप्शन दे रहा है। वेबसाइट विज़िटर, ऐप यूज़र, यूट्यूब यूज़र्स,
कस्टमर लिस्ट गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन जो हमने बाहर वाले एक स्लाइड में पढ़ा था अब से कुछ देर पहले, ठीक है। अब ये देखें यार कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये देखें यूज़र्स को टैप कर रहा है, कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा। आप कितने क्रिएटिवली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जस्ट आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। यूट्यूब यूज़र्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या कहता है कि कौन से यूट्यूब यूज़र्स, किन यूट्यूब यूज़र्स की आप बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब वो मुझे एक कह रहे हैं कि आप इसको लिंक कर दो, किस चीज़ को लिंक कर दो? वो कह रहे हैं कि अपना कोई यूट्यूब चैनल होगा आपका, आप उसको लिंक करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसको उठा के यहाँ पे लिंक डाल दोगे, वो आपके साथ शो हो जाएगा। टू क्रिएट अ यूट्यूब यूज़र सेगमेंट यू विल नीड टू लिंक अ यूट्यूब चैनल और वीडियो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसल करता हूँ। ये मुझे कैंसल करने के बाद कह रहा है कि लिंक चैनल, ठीक है। अब मेरे पास अभी फॉर द टाइम बिंग कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे आप लैंड कर जाओगे कि फिर आपसे पूछेगा कौन सा वीडियो, आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे आसानी के साथ, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं ऑप्शन कि मैं यहाँ से जाने के बाद आपको कोई चीज़ दिखा सकूँ, लेकिन आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगर वापस जाऊँ और मैं आपको दोबारा ऑडियंस मैनेजर में जाके एक चीज़ दिखाऊँ और आपको फिर बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हम आपस में कनेक्टेड रखेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में जितनी आप क्रॉस इंटीग्रेशंस करेंगे, एक चीज़ का कनेक्शन दूसरे चीज़ के साथ आप जितना ज़्यादा करेंगे, आप उतनी आसानी के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये देखें अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें बैक एंड पे, ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, इसको मैं कैंसल करूँगा तो वापस चला जाऊँगा, लिंक करूँगा तो भी मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल है नहीं जिसको मैं कनेक्ट करूँ। देखें वो कह रहा है कि आप सेकंड ऑप्शन को पढ़ें, यूट्यूब चैनल और वीडियो। सेलेक्ट द वीडियो चैनल और वीडियो मेड बाय अ यूट्यूब क्रिएटर, ठीक है। कि आप उस चैनल को डाल दें, यहाँ पे आप सेलेक्ट चैनल की ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उस चैनल को सेलेक्ट करें, पहले चैनल लिंक हो जाएगा, फिर उस चैनल के अंदर कौन सी वीडियो, आप वीडियो भी सेलेक्ट कर लोगे। तो इस ऑप्शन को देखने के बाद आप बेसिकली क्या कर रहे होगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपका फलाना वीडियो देखा है। ये जो आप कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वीडियो मैंने देखा, उसका दूसरा वीडियो उस बंदे को कैसे पता चल गया, उसने मुझे दोबारा वीडियो दिखा दिया। तो वो बेसिकली इसी तरीके से टैप करते हैं, एक-एक वीडियो के ऊपर अपनी पूरी वर्किंग करते हैं। और ये सारी चीज़ें गाइस जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आई नो इट्स अ बिट डिफरेंट थिंग और आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ तक थ्योरेटिकली ज़रूर समझिए कि ये चीज़ें लिंक हो सकती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि देखें क्या-क्या ऑप्शन गूगल ने आपको दे दिया। आप समझें कि क्या-क्या ऑप्शन पे गूगल बात कर रहा है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं आपको ऐप यूज़र्स दिखा दूँ, फिर मुझे कहेगा कि आप ऐप कनेक्ट करें। ऑफ कोर्स हमारे पास अभी इस वक़्त कोई ऐसी ऐप भी नहीं है और गूगल एनालिटिक्स की ऑप्शन भी दे रहा है। तो गाइस ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक एक आप ये समझ लें कि एक समंदर है, ठीक है? इसको समझना आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने जो है वो करियर को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं गूगल एड्स में या डिजिटल मार्केटिंग में। तो इन चीज़ों को समझेंगे तो आप आगे जाएँगे। अदरवाइज़ आप आम लोगों की तरह क्या करेंगे, ऐड लगाएँगे, हर चीज़ को ओके, ओके करेंगे, जहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, कि ये तो रिकमेंडेड है, आप कस्टमाइज़ेशन की तरफ नहीं जाएँगे और बेसिकली यही वो फ्लॉ है, यही वो एक वैक्यूम है जिसको आपने फिल करना है। जहाँ पे लिखा है रिकमेंडेशन आप समझ जाएँ कि ये गूगल ने अपने फ़ायदे के लिए किया, आपके फ़ायदे के लिए नहीं किया। आपका फ़ायदा किसमें है कि आप रिकमेंडेड को ऑफ करें और अपनी कस्टमाइज़ेशन के ऊपर काम करें, लेकिन वो कब करेंगे? जब एक्सपीरियंस होगा, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जब क्रॉस इंटीग्रेशंस की आदत हो जाएगी। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको समझ तो आ गई होगी ना। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी-जल्दी आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो और हम प्रैक्टिकली एक कैंपेन रन करें और जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ।